अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से अभी बहुत अहम बातें बताने जा रहा हूँ। हम लोग शुरू दिन से गलत डायरेक्शंस में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे थे हम लोग। जब ये मसला हुआ तो एक तो इस पर एक वो फरीक था जो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ काम कर रहा था और एक जो बिल्कुल फिर सपोर्ट में आ गया। कुछ सपोर्टर्स ने नोहेरा शेख मैडम के सपोर्ट में बात कही कि ये साजिश है, पूरा जो बिल था वो असदुद्दीन ओवैसी पे फाड़ा गया। और क्योंकि उसके पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें इन्वॉल्व थे तो हमें बिल्कुल यानी यहाँ पर क्या हुआ कि नोहेरा शेख को एक विक्टिम बनाकर पेश किया गया और सारा का सारा इल्ज़ाम सब कुछ असदुद्दीन, हर चीज़ में असदुद्दीन ओवैसी, यानी हर चीज़ में फिर एमआईएम पार्टी आ गई थी। और इसमें काफ़ी फिर किस्से कहानियाँ भी गढ़ी गई। फिर पुणे एसोसिएशन का आना कि आपा के साथ साजिश हो गई, सब इन्वेस्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ताकत बन जाओ, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये होगा। ये पुणे एसोसिएशन ने राग लापा, सब मेंबर बन जाओ, ये हो जाओ, धड़ाधड़ मेंबर बनते गए लोगों को भी एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि पुणे एसोसिएशन आ चुकी है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सब अच्छा होगा, आपा के साथ सब खड़े रहेंगे, ये वो। फिर जो भी आपा से जेल में मिलने को जा रहा है रोते हुए आ रहा है, अरे बड़ा ज़्यादती हो गई, बड़ा बुरा हो रहा है आपा के साथ। फिर उसी चीज़ को प्रोपेगेट किया गया, वही चीज़ फैलाई गई, आपा के साथ बहुत गलत हो गया, बहुत ये हो गया। और जो लोग आपा के मुखालिफ थे उनको गालियाँ दी गई, ये हुआ, ये सब कहानी हो गई। और फिर उसके बाद कई इन्वेस्टर्स आपस में ग्रुपों में लड़ते रहे, एक दूसरे को लान तान, एक दूसरे को गाली गलौज, यानी ग्रुपों में जिस मकसद से जमा हुए थे कि अपडेट लेने के लिए अपने पैसों का क्या होगा, उससे हटकर एमआईएम के पीछे, ओवैसी के पीछे और एक दूसरे के पीछे लोग लग गए। असल मुद्दे से लोग भटक गए और आज इस बात को सालों साल हो गए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये पूरा वीडियो आप लोग सुनो, क्योंकि मैं बहुत अंदर की और डीप की बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या खेल हुआ ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई उस वक्त मैंने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन मैं पुणे एसोसिएशन के ट्रैप में जो फंस गए, ये बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, वरना मैं बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा था। अर्ली डेज़ में मैंने कहा कि गल्फ़ में ट्रांजैक्शन के कोई लिमिटेशंस नहीं है, गल्फ़ के इन्वेस्टर्स को पैसा क्यों नहीं दिया गया। और भी कई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे थे जो मैं उठाता था, जिन मुद्दों को सुनने के बाद पुणे एसोसिएशन के शरीफ के सर में गींटें आती थी। खैर, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पैसों की प्रॉब्लम आई कब और कैसे यहाँ पूरा एक जाल बनाया गया और वक्त की बर्बादी की गई। जब नोहेरा शेख अरेस्ट हुई, ठीक है, तो फिर कई लोग गए, फिर आए जेल से मिलकर, आपा ने सबको सलाम बोला है, आपा ने सबको फैमिली बोला है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सब अच्छा होगा, आपा सबको पैसा देगी, आपा सबको पैसा देना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, विनीत डांडा एक अच्छा लॉयर है, हाई लेवल का लॉयर है, ठीक है, वो बाकी उसका जो कुछ भी होगा। विनीत डांडा इस केस से क्यों हट गया? क्योंकि विनीत डांडा का इस केस से हटने का मकसद यही था कि नोहेरा शेख अपने आगे किसी की चलने ही नहीं दे रही है। ये नोहेरा शेख जो है, ये उसी वक्त जेल से बाहर निकल गई थी जब विनीत डांडा ने कहा था कि भाई तुम 200 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करो और निकल जाओ। मगर नोहेरा शेख मैडम सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहती थी, उनको इस लड़ाई को लंबा ही खींचना था। अमीन सोलकर भी एक बहुत बड़े वकील है, वो भी इसीलिए इस केस से हट गए क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के फेवर में बात कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को फेवर कर रहे थे वो। और नोहेरा शेख मैडम को या पुणे एसोसिएशन को या जितने भी ये जो मेन जो ये पूरा मामला कंट्रोल करे हुए थे, इन्वेस्टर्स के सपोर्ट में किसी को सुनना ही नहीं है और इन्वेस्टर तबाह हो बर्बाद हो चुका है बेचारा। भाई लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी, यहाँ मसला ये बहुत सेंसिटिव है। मेरी एसोसिएशन में जो बेचारे लोग जुड़े हुए, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग्स लगा दी है। आज मेरे एसोसिएशन के अंदर जुड़े हुए लोग इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं और उनकी इतनी बुरी हालत है, ये वही लोग हैं जो बेचारे मेरे कहने पर पुणे एसोसिएशन से जुड़े थे और उन्होंने एफआईआर नहीं करी थी।
इन्हीं लोगों के लिए मैंने ये एसोसिएशन खड़ी करा हूँ और मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ूंगा और मैं तमाम एमीज़ और डीएसएस पर कार्रवाई मेरी एसोसिएशन करेगी। और अगर नौहेरा शेख मैडम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी, हमारे एसोसिएशन को जवाब नहीं देंगी लिखत में, या हमें हमारी एसोसिएशन को इसी तरह इग्नोर करती रहेंगी, तो हम एमीज़ और डीएसएस पर कार्रवाई करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच करवाएंगे। इनके ऊपर एफआईआर करने की जो कार्रवाई है वो हम बराबर से उसमें लगे और पूरी कर चुके और इनके ऊपर एफआईआर्स होंगी। क्योंकि जितने भी इस तरह के कंपनीज जब पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस सूरत में उस कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है जो इन्वेस्टमेंट लाते हैं। और ये बहुत सारे कंपनीज में हुआ। यहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन्वेस्टर्स को पूरी तरह भटकाया गया। एक पूरी सपोर्टर्स की टीम इस पर काम कर रही थी और कई लोग, बस हर कोई यही चाह रहा था, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कि मैं सबसे अच्छा सपोर्टर बनूं, मैं सबसे ज़रा भी आपा के खिलाफ अगर कोई सवाल होगा तो बस वो एंटी का उस पर खताब। कितने लोग तो बेचारे एंटी का खताब ना लगे इस डर से कुछ सवाल नहीं कर पाते थे। यानी जहालत की इंतहा हो गई। और इसमें आज लोग, कई लोगों ने तो बेचारों ने अपने मुंह से, मैंने खुद अपने कानों से सुना, अल्लाह की कसम, अपने मुंह से कुफर बक दिया। लोग, ईमान लोगों का तबाह हो गया इसमें, इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चक्कर में। और मैं आज एक और बात बता रहा हूँ, नौहेरा शेख, हमारी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नौहेरा शेख ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी बेच दी। जब वो जेल में भी तब भी जब वो जेल में थी तब भी इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़, इनके करीबी, इनके सबसे ख़ास, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, वो इनके प्रॉपर्टीज़ बेच रहे थे। और इस बात का अब हमें बहुत ही कवी अंदेशा है। और इस बात का, क्योंकि देखिए नॉर्मली ऐसे केसेस में, क्योंकि हम जो मैंने इस पर रिसर्च भी करा और कई केसेस मेरे सामने ऐसे है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपनी ये बेनामी संपत्ति और सब, क्योंकि इनको अपना पैसा सिक्योर करना है, अपने आप को सेव करना है, अपने बच्चों को सेव करना है, अपने ख़ानदान वालों को सिक्योर करना है, तो इसके लिए भाई बहुत सारे ऑप्शंस है। क्योंकि मैं खुद साबिका, मैं बैंक में नौकरी कर चुका हूँ सऊदी में, जो कि बहुत ही बड़ी टॉप की वहाँ की बैंक थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। और आज इंडिया में भी मुझे कई इस तरह के मामलों से मैं वाकिफ़ हूँ। यहाँ पर कैसा हो सकता है कि इन्होंने जितना भी इनका जो पैसा था या जितने भी जो इनके प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, ये सब कुछ बेचकर इंडिया में बैठे बैठे बाहर मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस बात का बहुत कवी अंदेशा है कि हो सकता है यहाँ से हज़ारों करोड़ों रुपए इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऐसा पहले बहुत सारे जिन लोगों ने फ्रॉड करा, धोखा करा, उन्होंने ये हरकत करी है। आप देखिए स्विट्ज़रलैंड के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बाकी दुनिया के ममालिक से स्विट्ज़रलैंड बहुत अलग है। स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म लीजिए, या तो फिर 550 एजेंट्स हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो आपके घर आके आपको अकाउंट खोल के चले जाएंगे। और उतना भी मुश्किल नहीं है, एक से एक रास्ते स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट खोलने के। इतने सारे स्विट्ज़रलैंड के बैंक से फॉर्म फिलअप करो, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करो या तो फिर स्कैन करके ईमेल के ज़रिए भेज दो, अकाउंट खुल जाता है। फिर उसके बाद आपको अकाउंट नंबर स्विट्ज़रलैंड का मिल जाता है, IBAN के साथ, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर चाहे 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, इतने एजेंट्स यहाँ बैठे हुए जो सेम डे सेम टाइम आप उनको यहाँ पैसा दोगे वो स्विट्ज़रलैंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट करवा देंगे। ये इंतज़ाम यहाँ पर है हवाले का। आप अगर 100 करोड़ भी दोगे, अगर $1 करोड़ भी दोगे, मिसाल के तौर पर $1 करोड़ के इक्विवेलेंट समझ लो 83-84 करोड़ रुपए जो बनता है, यहाँ पर दो, उसी टाइम स्विट्ज़रलैंड में घंटे 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें इस बात का भी अंदेशा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने स्विस बैंक में अपना अकाउंट, हो सकता है इनका हो, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं स्विस बैंक में अकाउंट रखना इतनी बड़ी औरत के लिए। और यहाँ से हुंडी के हवाले के ज़रिए वो पैसे उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दी। और स्विट्ज़रलैंड का एक क्या होता है कि वो एक दफ़े वहाँ पैसा चला गया तो कोई दुनिया की हुकूमत, गवर्नमेंट उस पैसे को मांग नहीं सकती है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन नहीं ला पाए, नहीं लाया जा सकता वहाँ से पैसा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड को वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पैसों के लिए अमान है। जितने भी बड़े बड़े मुल्क के बादशाह होते हैं या वज़ीर होते हैं
या पॉलिटिकली एक्टिव लोग होते हैं या और भी दूसरे जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो एक अपना सेफ्टी के लिए, एक अपनी सिक्योरिटी के लिए कि अगर कल को मेरा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे मुल्क में कुछ मेरे साथ मसला हो गया, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट रखते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कुछ हमारी कुर्सी गई, हमारी तख्ता, हमारी गद्दी गया, हमारे ऊपर कुछ मसला हो गया, तो एटलीस्ट, क्योंकि बाकी दुनिया के किसी मुल्क में अगर पैसा हो तो वहाँ से लाया जा सकता है, स्विट्ज़रलैंड से नहीं लाया जा सकता। वो खैर अभी एक लंबी बहस है। तो हमें इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नोहेरा शेख आपा की सारी संपत्ति, प्रॉपर्टीज़ बेच दी गई और उस पैसे को स्विट्ज़रलैंड में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। भाई बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर अंदेशा है। नोहेरा शेख मैडम अपने एटीट्यूड और अपने घमंड में इतनी चूर हो चुकी है कि वो एक रजिस्टर्ड संस्था जिसमें लोग रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टर्स है, उनका जवाब तक नहीं दे रही। और जब हमने नाज़रीन मैडम से बात करी तो वो कह रही है कि मामला कोर्ट में। भाई कोर्ट में मामला उन लोगों का है जिन्होंने SFI में क्लेम किया, जिन्होंने कंप्लेंट करी। यानी आज हो यही रहा है कि कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स को एक उसमें गिना जा रहा है। ये यानी कि बिल्कुल अब इस बात में कोई शक नहीं रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। देखो, मेरे से इख्तिलाफ रखने वाले आप लोग मुझसे इख्तिलाफ रखो, लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि और 4, 5, 6 साल निकल जाए, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और जो पैसा वक्त पे काम ना है वो पैसा किसी काम का नहीं है। भाई आज आप लोग सपोर्टर करने के चक्कर में मत पड़ो। नोहेरा शेख की कंपनी से अपने माल को कैसे निकालते हो ये सोचो। यहाँ पर किस तरीके से आप अपने पैसों की रिकवरी की जाए। आज इतना ये बड़ा मसला हो चुका है, इतना बड़ा ये इशू हो चुका है कि जिसकी कोई अब हद नहीं। मुसलमानों की इकोनॉमी और माशी तौर पर मुसलमान, क्योंकि 2.25 लाख मुसलमान तबाह हो चुका है इस कंपनी में, और जिन लोगों को पैसा मिला है वो दाल में नमक बराबर भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपा के बहुत पक्के सपोर्टर थे या बहुत ही करीबी लोग थे, जैसे तिरुपति के इनके रिश्तेदार या जो क्लोज के लोग थे, उनको इस्माइल भाई ने वहाँ पर या जितने भी जो भी आपा के जो उन लोगों को सोना बांट दिया गया। पुणे एसोसिएशन के शरीफ को जो भी पुणे के इन्वेस्टर्स ने पकड़ के मारा, कुछ इन्वेस्टरों ने, तो उसने वहाँ से तिरुपति से उनको सोना ला के बांट दिया। लेकिन बेचारे जो इतने गरीब इन्वेस्टर है, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, अब उनका क्या होगा। भाई स्विट्ज़रलैंड में अगर आपा ने पैसा ट्रांसफ़र किया तो उसे मंगा भी नहीं सकते हम यहाँ पर, इल्ला कि आपा की मर्जी हो उसमें। तो ऐसी सूरत में भाई सब तबाह हो जाएंगे। और इसीलिए तमाम जो मैंने MEDSA वाला मुद्दा उठाया, अनकरीब हम तमाम MEDSAs को बुक करने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नोहेरा शेख मैडम टस से मस नहीं होने वाली है। अब इन एमीज़ और DSAs और पुणे एसोसिएशन के एमीज़ और DSAs ये जितने भी है, इनकी पूरी लिस्ट बनाकर हमने जो है किस तरीके से इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराया जाए, ये इनके ऊपर FIR करके इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज करके अटैच करके ही ये पैसों की रिकवरी हो सकती है। मैंने 2 नोटिस भेजे नोहेरा शेख मैडम को, लिखित नोटिस भेजे, स्टैम्प मार के भेजे कि आप हमारी एसोसिएशन को रिप्लाई दो, मगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये पर्सनल अटैक करना और आपस के इख्तिलाफात को छोड़ो और ये देखो कि अपने पैसों की रिकवरी कैसे हो सकती है। अब जो बहाने हमको नोहेरा शेख मैडम के करीबी लोगों से मिल रहे हैं कि आपा के अकाउंट बंद है, आपा कहाँ से देगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो भाई ऐसे तो अगर अकाउंट 20 साल बंद रहेंगे, ये ऐसी 20 साल केस चलता रहेगा, इस तरह नहीं चलेगा। नोहेरा शेख मैडम को अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमें लिखित में देंगी तो हम आपका साथ देंगे, आपके फेवर में जो काम होगा वो करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से हमारी एसोसिएशन को इग्नोर करोगे नोहेरा शेख आप, और ये बात मैं लिख के आपको मेरे दोनों खतूत में मैं लिख चुका हूँ कि ये मेरा आपसे वादा है, आपके तमाम एमीज़ और DSAs चाहे वो हिंदुस्तान में या बैरून ममालिक में हो, उन सब पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन सब की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं मैं नोहेरा शेख। अगर आप हमारी एसोसिएशन को जवाब नहीं देते हो, आप हमें लिखित में जवाब दो, आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन इस तरह आपका खामोश बैठना, इसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपको नोहेरा शेख ये परेशानी तभी आई जब आपने 224 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा, और हमें इस बात का अंदेशा, इस बात का शक है
कि आपने मुसलमानों के गरीब इन्वेस्टर्स के पैसों को इलेक्शन में क्योंकि इलेक्शन इतना आसान मसला नहीं है, इलेक्शन इतना आसान है। अगर इलेक्शन इतना आसान होता, इलेक्शन लड़ना इतना आसान होता, एमएलए का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, अगर वो इतना आसान होता तो गली नुक्कड़ हर आदमी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता। और यहाँ पर लोगों के हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का मसला है। कई ऐसे बेचारे लोग जिसने अपना 50 लाख 40 लाख लगाया और आज उनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर एक बार नौहेरा शेख मैडम आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हमें लिखित में जवाब दें, या तो फिर हम जो कार्रवाई करने का फैसला कर चुके हैं हम उस पर इंशाअल्लाह वो कार्रवाई हम सारी की सारी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।